काहे भाई, क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो? और बेटा ये जो है ना, पढ़ने पे ध्यान दो। कौन सा दिन है नहीं है उस पर ध्यान मत दो। सब मोह माया है इस दुनिया में। इस मोह माया से बाहर आओ। ठीक बा? हाँ हाँ, नहीं सही कह रहा हूं भाई, तुम लोग एकदम मोह माया में पड़े हुए रहते हो। चलो, किस किस ने टेस्ट नहीं दिया था कजरा बता सकते हैं? ईमानदारी से हाथ उठा देना कि कौन कौन से बच्चे टेस्ट नहीं दिए थे। एक, दो। अच्छा, पीयूष ज्यादा पढ़ लिया था क्या? और बस दो ही बच्चे नहीं दिए थे? बेटा जब टेस्ट ही 24 बच्चे दिए थे तो बाकी दो ही कैसे रह गए? ठीक है, इसलिए कुछ बच्चे आज बहाना में मार दिए हैं, तबीयत खराब है, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, ये दिक्कत है। आपकी पहली क्लास है ना? चलो कोई। क्या बोला? चलो कोई नहीं, पढ़ते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं। आपकी थोड़ी सी छूटी हुई है, वीडियो से बैकअप ले लीजिएगा, बाकी जो समझ में नहीं आए तो समझा भी देंगे। ठीक है, 15 जनवरी के बाद हम लोग रेगुलर करेंगे क्लास, सुबह के 9 बजे से शाम के 5 बजे तक ओनली। ठीक है, मतलब 14 जनवरी के बाद जब भी तुम्हारा वो मंडे आएगा ना, उस मंडे से। चलो बेटा, तो हम लोग जो अब शुरू कर रहे थे उसमें था एनटीएम्स के बारे में। किसकी बात कर रहे थे हम लोग? एनटीएम्स के बारे में। एनटीएम्स का मतलब क्या था? नॉन टैरिफ मेजर्स। कि देखो, अगर हम कहीं पर भी विदेशों से व्यापार कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, तो सामान आ भी रहा है, सामान जा भी रहा है, और बेसिकली जो हम पूरे यूनिट में बात कर रहे हैं, सामान आने की बात कर रहे हैं, इंपोर्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट से रिलेटेड बाकी जो मेजर्स हैं वो हम लोग अलग ही कर रहे हैं। तो अगर इंपोर्ट आ रहे हैं तो पहले गवर्नमेंट ने बोला कि भाई रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए हम लोग क्या करते थे, डिफरेंट डिफरेंट चार्ज कर रहे थे, मतलब अलग अलग जो है अमाउंट चार्ज कर रहे थे, टैरिफ चार्ज कर रहे थे, टैक्स चार्ज कर रहे थे। अब गवर्नमेंट कहता है ना, ये पैसों वैसों का खेल बहुत हो गया, अब जरा हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशन में इस तरीके से बदलाव करें, रूल्स और रेगुलेशन को इस तरीके से चेंज करें ताकि रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सके। तो अब कहीं पर भी कोई भी ड्यूटीज चार्ज नहीं की जाएगी, कोई भी टैक्स आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा, किसी भी तरीके का कोई भी एडिशनल आपके ऊपर बर्डन नहीं दिया जाएगा। बट रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या कर दिया जाएगा बेटा? टफ कर दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा, उसमें बदलाव लाई जाएगी, उसको कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से दिखाया जाएगा ताकि कहीं ना कहीं पर रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाया जा सके, रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सके। भाई एक बताओ, जैसे सुबह में कार्ड चेक करने वाले भैया रहते हैं, अगर उनको हटा दिया जाए तो कितने आप लोग रिलैक्स होंगे? पेमेंट दिए नहीं दिए कोनो प्रभाव नहीं, आराम से उछलते कूदते हुए आ जाए। लेकिन जैसे ही वो आ जाते हैं, अरे यार फिर से चेक करेंगे, और फिर मूड खराब कर देते सुबह सुबह। अब क्या है ये बेटा? एक रूल्स एंड रेगुलेशन ही तो है, तो एडिशनल बैरियर हो गया ये नहीं हो गया, एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस हो गया ये नहीं हो गया, ये क्या हो गया हमारा? एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस हो गया। तो उसी की बात यहां पर हम लोग एनटीएम्स के अंतर्गत करेंगे। तो इसमें दो तरीके की बात करेंगे हम लोग, आइदर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। तो टेक्निकल में दो बातें और नॉन टेक्निकल के अंतर्गत 13 बातों को यहां पर ध्यान में रखेंगे। तो चलिए पहले दो बातें हम लोग टेक्निकल का देख लेते हैं, जिसमें एसपीएस और टीबीटी की बात करेंगे हम लोग। एसपीएस और टीबीटी की बात करेंगे। एसपीएस का मतलब होता है बेटा कि जहां कहीं पर अगर हमें यह लगता है कि कुछ भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, फूड से आइटम्स, जो भी फूड्स आइटम्स है अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं और हमें यह लग रहा है कि वो हमारे लोगों के ऊपर, हमारे पर्यावरण के ऊपर, हमारे यहाँ के जो पशु पक्षी जानवर हैं उसके ऊपर अगर किसी भी तरीके का नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा, तो क्या हम उसको अलाउ करेंगे? नहीं करेंगे ना, हम कहीं ना कहीं उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए हमने आपको एग्जांपल लिया था कि अगर किसी भी कंट्री में बर्ड फ्लू फैला हुआ हो, तो क्या हम पोल्ट्री का इंपोर्ट करेंगे वहां से?
नहीं भी किसी भी तरीके का ऐसा कोई भी केमिकल वगैरह जो हमारे यहाँ पर जो है नेगेटिव इंपैक्ट डाले उसको मंगाएंगे क्या? अब फसल के लिए आप लोग देखते हैं कि एक से एक जो है केमिकल यूज होता है। अब अगर हमें ये लगेगा कि उस केमिकल से यहाँ के लोगों के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा या यहाँ पर जो है हमारे वाटर वगैरह में पॉल्यूशन होगा, तो क्या हम उन चीजों को इंपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे। उसके ऊपर कहीं ना कहीं क्या लगाएंगे? रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। तो ऐसा कोई भी आइटम्स, फूड आइटम्स, जिसके कारण हमारे यहाँ के लोगों के ऊपर, जानवरों के ऊपर, हमारे पर्यावरण के ऊपर अगर किसी भी तरीके का नेगेटिव इंपैक्ट होता है तो वहां पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है उसी को बोला जाता है एसपीएस। एसपीएस का मतलब होता है बेटा सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी टैरिफ। सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी टैरिफ्स। उसी तरीके से आती बात बेटा दूसरी टीबीटी की, टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड। अब ये जो टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड की बात हम लोग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? तो देखो अभी हमने ऊपर में सिर्फ फूड आइटम्स की बात करी थी ना, यहां पर फूड और नॉन फूड दोनों की बात होगी। भाई बहुत सारे नॉन फूड आइटम्स भी हो सकते हैं जिसका यहां पर हमारा क्या हो, नेगेटिव इंपैक्ट हो। भाई अगर मान लीजिए कोई बाहर से यूरेनियम खरीद के मंगवाएगा, आने दिया जाएगा क्या? यूरेनियम का तो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा ना, तो वो फूड आइटम तो है नहीं, नॉन फूड आइटम है, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे या नहीं लगाए जाएंगे? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका हमारे क्या हो सकता है, यहां पर नेगेटिव इंपैक्ट होगा। जरूरी नहीं कि वो फूड आइटम्स ही हो, तो वो हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा बेटा? टीबीटी के अंतर्गत। तो चलिए पहले इन दोनों को लिख लेते हैं, फिर वो जो 13 बातें हैं उसको आराम आराम से पढ़ के हम लोग समझेंगे। तो चलिए लिखिएगा, हेडिंग में क्या देंगे बेटा? नॉन टैरिफ मेजर्स। नॉन टैरिफ मेजर्स। तो सबसे पहला इसमें क्या बोला हमने बेटा? दो तरीके की बातें ना, कौन कौन सी? टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। कौन कौन सी बातें? टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। अगर टेक्निकल की बातें कर रहे हैं तो टेक्निकल में कितने? टेक्निकल में कितनी बातें? दो। कौन कौन से? एसपीएस और दूसरा टीबीटी। और यहां पर टोटल कितने टाइप्स? 13 टाइप्स। तो इसको अलग से भरेंगे क्योंकि अब 13 नाम लिखने से अच्छा है उतने में एक कंसेप्ट पढ़ लिया जाए। ओके, तो चलिए सबसे पहला हम लोग लिखते हैं बेटा टेक्निकल मेजर्स। कौन सा है हमारा? क्योंकि एनटीएम्स को हम लोग कितने भागों में बांट रहे हैं? दो भागों में, टेक्निकल और, तो टेक्निकल मेजर्स को लिखते हैं। और टेक्निकल में कितने बात मान में बताइए अभी? दो। तो पहला क्या है हमारा बेटा? एसपीएस मेजर्स। लिखिए सारे बच्चे साथ में, एसपीएस मेजर्स। एसपीएस मेजर्स का मतलब सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। कहता है टू प्रोटेक्ट ह्यूमन, एनिमल और plant life from risks arising from pests, toxins,
contaminants etc. and to protect बायोडाइवर्सिटी। क्या यही हमने समझाया था अभी ऊपर कि भाई जहां कहीं भी हम लोग किसी भी तरीके से अपने इंसानों की, अपने जानवरों की, अपने पर्यावरण की, मतलब पेड़ पौधों की, जलवायु की, अगर किसी भी तरीके से हम लोग रक्षा करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आएगा बेटा? सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी। तो इसमें याद रखिएगा कि हम जब भी बात करेंगे किसकी बात करेंगे बेटा? फूड आइटम्स की। किसकी बात करेंगे हम लोग? फूड आइटम्स की। तो बस इतना ही एक शब्द याद रखना कि अगर कहीं भी किसी भी तरीके से अगर कुछ भी हम लोग फूड आइटम्स इस तरीके के मंगा रहे हैं जिसके कारण अगर हमारे यहां पर किसी भी तरीके का कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है तो हम कहीं ना कहीं उसके ऊपर क्या लगाएंगे? रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। और वही हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा? एसपीएस के अंतर्गत आएगा, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी के अंतर्गत आएगा। इतना तो याद रख सकते हैं हम। इससे ज्यादा इसमें कुछ भी याद रखने की आवश्यकता आपको नहीं है। सेकेंड नंबर, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, टीबीटी मेजर्स। ऊपर वाला लिख लिया था सबने? हो गया। अब इसमें हमने क्या बोला? फूड और नॉन फूड आइटम दोनों की बात करेंगे ना हम लोग कि भाई हमें ये लगता है कि किसी भी तरीके की चीज हो, चाहे गुड्स और सर्विसेज कुछ भी है, तुम्हारे कारण हमसे हमारे यहां पर नुकसान होगा, हम क्या बोलेंगे? बस बर्दाश्त से बाहर हो गया, अभी ये चीजें नहीं चलेंगी। तो यही तो हो गया ना। बैरियर्स का मतलब क्या होता है? रुकावट डालना। बैरियर्स का मतलब क्या होता है? रुकावट डालना ना। भाई आप लोग देखते हैं कि सामने पुलिस की जो है बैरियर्स लगी होती है, बैरिकेटिंग लगी होती है, तो समझ जाते हुए नहीं समझते मतलब आगे रोक लगा हुआ है। लेकिन अगर कुछ भी ना हो, या आप देखते हैं कि भाई रेड सिग्नल हो रहा है तो रुक जाते हैं ना कि बैरियर से कभी अभी जाएंगे तो आगे एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन ग्रीन लाइट रहता है तो रिलैक्स रहते हैं। तो ये बैरियर्स का मतलब ही क्या है कि किसी ना किसी तरीके से टर्म्स एंड कंडीशन के माध्यम से रिस्ट्रिक्शंस लगा देना। किसी ना किसी तरीके से टर्म्स एंड कंडीशन के माध्यम से क्या करना? रिस्ट्रिक्शंस लगा देना। कोई भी चीज हम लोग करते हैं तो स्टार लगा रहता है ना, टर्म्स एंड कंडीशन। उसी तरीके की बातें यहां पर भी है। तो लिखिएगा जरा, it covers both food and non-food traded products, refers to mandatory standards and technical regulations. Technical regulations that define the specific characteristics that product should have. भाई कोई भी सामान खरीदते हो तुम लोग, मैं उसका लाइव एग्जांपल से दिखा देता हूं, तब तक नोट कर लो ये।
देखो बेटा, हम यहां पर आपको एक इमेज दिखा रहे हैं, जरा देखो। आप कोई भी सामान खरीदते हो तो इस तरीके का लेबल लगा हुआ रहता है क्या? क्या लिखा हुआ है? देखो बेटा, ओरिजिनल लेबल, न्यूट्रिशन फैक्ट्स, टोटल फैट कितना है, सैचुरेटेड कितना है, ट्रांस फैट कितना है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, सोडियम कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, सब कुछ लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है? अब आखिर ये सब कुछ लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? भाई एक वो बता, अगर आपको सामने दवाई मिलती है तो दवाई पीते हो या उसका लेवल चाटते हो? दवाई पीने से मतलब है ना, लेकिन पहला दवाई लेने के बाद जो आपकी नजर दौड़ती है ना बेटा, वो नजर दौड़ती है आपकी एक्सपायरी डेट की तरफ। फिर उसके बाद उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या कॉम्बिनेशन है, इस पर जाती है नहीं। उसके बाद ना बोलते हाँ ना ना ठीक है। कभी कभी आपको डॉक्टर दवाई लिखता है, सामने वाला बोलता है सेम कंपोनेंट्स है, तो क्या बोलते हैं? ना 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 ना, जो लिखल है वही दो। होता या नहीं होता? हमारे इंडिया में ही दवाई का नाम लिखा जाता है, बाकी जितनी भी कंट्री है ना बेटा डेवलप्ड वाले, हर जगह पे सिर्फ कंपोनेंट्स लिखे जाते हैं, उसका कॉम्बिनेशन लिखा जाता है कि क्या है। इंडिया में हमारे चलते हैं कि ना भैया ये दवाई का नाम है तो यही लेंगे। तो अब इसमें देख रहे हो ना कि कैसी कैसी क्या चीजें रखी गई। आप देखते हो कि बिस्किट भी खरीदते हो तो उस पर भी लेबल लगा रहता है या नहीं लगाता? तो ये भी एक तरीके का कानून, भाई हमें स्पेसिफाइड करो कि क्या क्या चीजें इसमें है, क्या ये हमारे लिए अब सही है या नहीं है, वो इसी के बेसिस पे पता चलेगा या नहीं चलेगा? इसी के बेसिस पे पता चलेगा ना। तो इसी तरीके से कोई भी प्रोडक्ट होगा तो वहां पर वो चीजें क्या होंगी बेटा? मेंशन होंगी, वो चीजें दी गई होंगी। तो ये जो हम लोग देखते हैं ना लेबलिंग वगैरह, ये हमारा आता है टीबीटी के अंतर्गत। ये जो लेबलिंग वगैरह देख रहे हैं, ये जो लेबल लगा हुआ है, ये लेबलिंग हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा? टीबीटी के अंतर्गत। तो ये चीजें हमारा कौन बताता है? ये जो हमने अभी वहां पर बात करी थी, टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड, तो उसके अंतर्गत हम लोग यहां पर देखते हैं। तो एग्जाम्पल में लिख सकते हो अगर चाहो तो। फूड लॉज नहीं, उसमें लेबलिंग नहीं था ना। उसमें तो हमने क्या बोला कि सामने में किसी भी तरीके का कोई बीमारी फैला हुआ था तो हम रुक जाएंगे। हमने वहां पर ये लॉ वगैरह की बात तो नहीं करी थी ना। हमने रेगुलेशन शब्द यूज किया था क्या? नहीं, हमने टॉक्सिक्स की बात करी थी, बायोडाइवर्सिटी की बात करी थी ना। हमारे इकोनॉमी मतलब हमारे जो पर्सन्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, उसके ऊपर अगर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है तो हम रोक देंगे। हमने ये बोला था। कोरोना हुआ, हमने चाइना वालों पे रोक लगाया क्योंकि वो यहां पर नुकसान हो सकता था, तो वो हमारा आएगा एसपीएस के अंतर्गत। लेकिन प्रोडक्ट मंगा रहे हैं और उस पर ये लेबल नहीं लगा है, भैया इसके अंतर्गत क्या क्या तुमने मिला रखा है हमें पता ही नहीं है, नहीं आएगा यहां पर। हमें प्रॉपर वो मेंशन होनी चाहिए, तभी तो जांच पड़ताल हो पाएगी ना। तो वो चीजें हमें लगाती है। ओके, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद के आज आज ही आप जाते हो, चिप्स वगैरह तो खरीदते ही रहते ना, पिछवा पलट के देखना लेबल लगा हुआ रहता है, ये नहीं लगा रहता। बिना लेबल के तो काम ही नहीं चलेगा, बिना लेबल के काम ही नहीं चलेगा। तो फूड लॉज, लेबलिंग, ये सब हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा? टीबीटी के अंतर्गत आ जाएगा। ओके, समझ में आया? पर मजा तो फिर भी नहीं आएगा बेटा। आएगा आएगा, वक्त के साथ साथ मजा भी आएगा। जून 2025 में मजा आएगा जब आपका एग्जाम चल रहा होगा, ठीक है ना। जब 4 बजे आप लोग एग्जाम सेंटर से बाहर निकलोगे और फिर हम आपके चेहरे पे ऊपर नजर डालेंगे तो मजा आएगा। हंसता हुआ है तब भी मजा आएगा कि देखो अच्छे से पढ़ाए थे, बच्चों का अच्छा आया। नहीं आएगा, चेहरा उदास, तब भी मजा आएगा, बेटा जब बोलते थे पढ़ने के लिए तो काहे नहीं पढ़ रहा था, अब भुग तो, है कि नहीं? उस दिन पक्का मजा आएगा। हल्के में ले रहे हो? क्या हुआ? बाकी को आए नहीं आए, हमें मजा आएगा, है कि नहीं? चलो जी, तो ये तो हमारी दो कहानी किसके अंतर्गत आ गई थी बेटा? टेक्निकल के अंतर्गत। तो टेक्निकल में तो ज्यादा कुछ इस तरीके की बातें है नहीं। अब जितनी भी चीजें हम आपको समझाएंगे,
ये सारी चीजें ना एक दूसरे से कोरिलेटेड ही है, मिलता जुलता चीज है, कोई अंतर नहीं है। हो सकता है इससे पहले आप पढ़ भी चुके हो, है कि नहीं? बस समझने की कोशिश करना कि उसका मीनिंग क्या कहता है। ये मत बोलना कि सर ये बातें तो वहां भी आ गई थी तो यहां भी आ रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं। आपको नाम बस याद रखना है और उसका काम याद रखना है। ओके, चल। तो सेकंड हमारा कौन सा आ जाएगा बेटा? पहला कौन सा लिखा था हमने यहां पर? टेक्निकल मेजर्स ना। तो दूसरा हमारा कौन सा आ जाएगा? नॉन टेक्निकल मेजर्स। क्या आ जाएगा हमारा? नॉन टेक्निकल मेजर्स। अब ये मत बोलना सर इसको भी एनटीएम लिख दूं क्या? एनटीएम ऊपर नाम लिखा था, इसको मत लिख देना। एनटीएम का मतलब नॉन टैरिफ मेजर्स था, नॉन टेक्निकल मेजर्स मत बोल देना। चलिए, अब नॉन टेक्निकल के अंतर्गत कितने टाइप्स हमने बोला था? ओनली 13 टाइप्स। तो चलो झेलते हैं इस 13 को। सबसे पहला, या पहले इसके बारे में लिखवा दो, क्योंकि देखो अगर नॉन टेक्निकल है मतलब कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं ना, तो रिस्ट्रिक्शंस भी ना अलग अलग तरीके का होता है। पहला हार्ड मेजर्स कि रिस्ट्रिक्शन एकदम टाइट होना चाहिए, जैसे प्रोडक्ट के ऊपर, उसकी क्वालिटी के ऊपर, इन सब के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है, ये नहीं लगाया जा सकता, ऐसे भी हो सकते हैं। या फिर रिस्ट्रिक्शंस जो है डर के भी लगाया जा सकता है कि कहीं अगर वो आया तो हमारा नुकसान हो जाएगा। होता ये नहीं होता बेटा? तो उसके माध्यम से भी रिस्ट्रिक्शंस, और एडिशनल तरीके भी हो सकते हैं। तो जो हम लोग ये रिस्ट्रिक्शंस देखते हैं ना, 3 अलग अलग पोर्शन के ऊपर हम लोग बांट देते हैं। तो पहले नॉन टेक्निकल के बारे में लिख लेते हैं, फिर उसके टाइप्स की बात करेंगे। तो लिखिएगा, इट रिलेट्स टू ट्रेड रिक्वायरमेंट्स like shipping requirements। अब शिपिंग रिक्वायरमेंट से तो क्वालिटी वगैरह के ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा होगा, कोमा कस्टम्स फॉर्मेलिटीज। भाई ये तो रूल्स एंड रेगुलेशन को दिखा रहा होगा, है कि नहीं? कि पैसा दो तब एंट्री देंगे, नहीं आएगा तो नहीं आने देंगे। ट्रेड रूल्स, कौन से गुड्स का आदान प्रदान हो सकता है, ट्रेड हो सकता है, उसकी बातें कर लेंगे हम लोग। टैक्सेशन पॉलिसीज एटसेट्रा। तो देख रहे हो ना, खाली खाली रूल्स एंड रेगुलेशन सबसे रिलेटेड है, ये नहीं है अलग अलग तरीके का। तो ये जो हमारे पास मेजर्स हैं, ये जो पॉलिसीज हैं, ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये कितने तरीके से लगाया जाएगा? 3 तरीके से। वो तो 13 अलग अलग टाइप्स हैं, लेकिन उसको अभी कितना टुकड़ा में बांट दिया? 3 तरीके से। एक का नाम है बेटा हार्ड मेजर्स। एक का नाम क्या हो गया? हार्ड मेजर्स, मतलब कठिन रिस्ट्रिक्शंस, टफ रिस्ट्रिक्शंस। तो ये लगाया जाता बेटा प्राइस के ऊपर और क्वांटिटी कंट्रोल के ऊपर। हार्ड मेजर्स किसके ऊपर लगाया जाएगा? प्राइस को, तुम इससे ज्यादा नहीं रख सकते हो, ये इतना होना चाहिए, इसका दाम कम से कम इतना होना चाहिए, इस तरीके का रिस्ट्रिक्शन होता है। क्वालिटी गुड्स की यही होनी चाहिए, है कि नहीं? तो वे सब अगर हम लोग करेंगे तो ये किसके ऊपर आ जाता है? हार्ड मेजर्स के ऊपर। लेकिन दूसरा, डर की भी, डर के आगे जीत है, तो थ्रेट मेजर्स की भी बात हम लोग कर सकते हैं। तो सेकंड वही आ जाएगा, थ्रेट मेजर्स। जैसे याद है हमने एक एंटी डंपिंग नाम का शब्द यूज किया था। एंटी डंपिंग क्या हुआ था? अरे दादा कबाड़ी बेच रहा है हमारे यहाँ पे, हमारा मार्केट ही बेकार कर देगा, रुको इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। वहीं पर एक और शब्द का यूज किया था हमने, सेफ गार्ड, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। याद है? टैरिफ एज रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिस्टॉर्शंस,
वहां पे सेफ गार्ड शब्द हमने यूज किया था, याद आया कि नहीं आया? कि तुम हमारा बिजनेस व्यापार बर्बाद करेगा, ऐसा सोच रहा है, रुक हम होने ही नहीं देंगे। तो क्या हुआ, डर डर के ना। तो अगर डर के हम कोई भी रोकथाम कर रहे हैं, कोई भी रोक लगा रहे हैं, तो वो किसके अंतर्गत आना चाहिए बेटा? थ्रेट मेजर्स। तो नाम लिख लीजिएगा बेटा, एंटी डंपिंग एंड सेफगार्ड, एंटी डंपिंग एंड सेफगार्ड। और तीसरा क्या आ जाएगा बेटा? अदर्स मेजर। तो ये जो है, जहां पर भी प्राइस और क्वांटिटी कंट्रोल की बात करेंगे, वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा? हार्ड मेजर्स के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा? हार्ड। अभी जो 13 टाइप्स हम लोग देखेंगे ना, उसमें दिखा दूंगा कि देखो ये बेटा हार्ड मेजर्स है या नहीं है, ये हमारा थ्रेट मेजर्स है या नहीं है। तो इस तरीके से जहां पर भी हम दूसरे के डर के कारण कोई भी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाने की बात कर रहे हैं, किसके अंतर्गत? थ्रेट मेजर्स के अंतर्गत। और तीसरा हमारा क्या किसके अंतर्गत आएगा? अदर मेजर्स के अंतर्गत। ओके, बट मजा तो फिर भी ना आएगा। चलो ना यार, 13 करिए लेते हैं, मजा आ जाएगा, है कि नहीं? काहे ले टेंशन लेना भाई। चलिए, सबने टेप लिया था वहां तक? लिखो बेटा, पहला नंबर, इंपोर्ट कोटाज। कोई बता सकते हो इसका मतलब? लगता है कुछ सुनेला सुनेला है, इससे पहले कुछ पढ़ेला है ऐसा? टीआरक्यू, टैरिफ रेट कोटा। कोटा का मतलब लिमिट। तो लिमिट का मतलब क्या हो गया? क्वांटिटी पे रिस्ट्रिक्शंस ना। लिमिट का मतलब क्या हो गया? कि तू इससे ज्यादा कमोडिटी नहीं मंगाएगा। तो नहीं मंगाएगा मतलब क्वांटिटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया ना हमने। हार्ड मेजर्स या थ्रेट मेजर्स? क्योंकि क्वांटिटी के ऊपर लगाए ना, तो जहां भी प्राइस या क्वांटिटी के ऊपर कंट्रोल आएगा, वो किसके अंतर्गत? तो ये हमारा हार्ड मेजर्स के अंतर्गत आएगा ही नहीं आएगा। तो ऐसे करके समझ सकते हैं ना। आपसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा बताओ इसमें से कौन सा हार्ड मेजर्स है। तो पता करोगे तभी ना, और उसके लिए तो उसका मतलब पता होना चाहिए ना। तो कोटा का मतलब लिमिट। लिमिट किससे? क्वांटिटी से। क्वांटिटी कहां? हार्ड मेजर्स के अंतर्गत। ओके, पक्का पापा का फोन था ना? चलो, ये एक अच्छी बात है कि आपने पापा बोला, मम्मी नहीं बोला था। नहीं तो हो सकता है छोटी मम्मी का भी फोन आ सकता है ना। जो नई नई जिंदगी में आए वो छोटी मम्मी ही तो होती है। चलो जी बेटा, चल लिख ले गौरव। इंपोर्ट कोटाज। तो कोटाज का मतलब क्या हो गया? लिमिट। बताओ, तुमने सारी बातें तो छोड़ ही दी। अब अगर मैं बताऊंगा जी, बताओ हार्ड मेजर्स है या थ्रेट है, तो क्या पूछे, कैसे समझेगा? रिकॉर्डिंग से। चलो लिखो बेटा, हार्ड मेजर्स के अंतर्गत इंपोर्ट कोटा। तो लिखिएगा, इंपोर्ट कोटा इज अ डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शंस which specifies that only a certain physical amount of the goods will be allowed into the country during a given period of time, normally for 1 year,
नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, एक साल के लिए ये बात तो करते हैं, भाई इस साल का कोटा ये है, अगले साल का कोटा ये रहेगा, अगले साल का कोटा। तो लिमिट जो होता है वो क्या होता है, एक साल के लिए होता है। तो नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, 1 ईयर के बेसिस पर इन बातों को देखेंगे। ओके, कर लोगे? अटेंडेंस हुआ था, हो गया? तो इंपोर्ट कोटा क्या हो गया बेटा, कि अगर कहीं पर भी ये मेंशन हो कि भैया 1 वर्ष के अंतर आप इससे ज्यादा नहीं मंगा सकते, या एक लिमिट सेट कर दिया जाए, तो वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा, बता? इंपोर्ट कोटा। मतलब मैक्सिमम लिमिट सेट, आसान शब्दों में समझने के लिए लिख लो, मैक्सिमम लिमिट सेट। एक लिमिट क्या कर दिया जाएगा बेटा, जो बच्चे ऑनलाइन में हो ना बेटा, वो मुझे मैसेज भी लिख दो, प्रेजेंट सर, फेस टू फेस वालों का मैं जाके बना दूंगा, ठीक है? क्योंकि मैं 1 बजे के बाद ही उसको अपडेट करता हूं ना, तो मैं जाके बना दूंगा अभी। तो अब समझ गए पहला इंपोर्ट कोटा मतलब। तो किसके ऊपर ये लगा रिस्ट्रिक्शन बेटा, क्वांटिटी के ऊपर ना? किसके ऊपर लगा ये रिस्ट्रिक्शन, कि भाई लिमिट सेट कर दिया, इसका मतलब क्वांटिटी सेट कर दी। तो क्वांटिटी अगर सेट कर दी तो वो हमारा किसके अंतर्गत आ गया, इंपोर्ट कोटा। सेकेंड नंबर, प्राइस कंट्रोल मेजर्स। प्राइस कंट्रोल मेजर्स। बेटा आपको याद है एक मैंने वेरिएबल टैरिफ नाम का कुछ प्रजाति बताया था क्लास में? मैंने ऐसे ही यूनिट 2 के क्वेश्चन थोड़े ना दिए थे, कुछ सोच के ही दिया था, क्योंकि उन सभी चीजों की जरूरत है कि वो 16 चीजें याद है या नहीं है, उसकी बात करने। अब जिससे मैं पूछूंगा ना, सिर्फ वही बताओगे, नीचे नहीं देखना बेटा, हमारी तरफ देख लो, इतना भी शकल काला नहीं है। हाँ माने तुमसे काला है पर इतना नहीं है, देख सकते हो सामने। ओ पीयूष भाई साहब, नहीं देखोगे? घर पे पढ़ लिया था बेटा जो छूटा था? यस और नो? यस, खड़े हो जाओ बेटा। हाँ मेरी तरफ देख ली, नीचे पढ़ लिया वेरिएबल टैरिफ। बताओ एक्सकेलेटेड टैरिफ क्या होता है? भाई तुम वेरिएबल ना देख के उठा है, एक्सकेलेटेड देख के थोड़ी ना उठा था। ए इधर 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 ना, सामने देख। बॉन्ड टैरिफ क्या होता है? एमएफएन टैरिफ क्या होता है? चलो छोड़ो ये सभी बात। मिक्स्ड टैरिफ क्या होता है, शुरुआते का बता दे चल। अरे चलो ये भी छोड़ो, टेक्निकल टैरिफ क्या होता है यही बता दो। ओ मेरी तरफ देख के बेटा, जियो मेरे शेर। क्या बात है, इतना ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, लिमिट में पढ़ो, ज्यादा खतरनाक हो जाता है बेटा। अब देखो इतना ज्यादा मेहनत किए कि सब भुलाइए गए, तो इतना ही पढ़ो कि याद रहे। चैप्टर का नाम पढ़ के बस आया कर, अंदर क्या है वो पढ़ना बात की बात है। कौन सा चैप्टर तू अच्छा से पढ़ा है वही बता दे, ला उसी में से आज तेरे से क्वेश्चन पूछ लो मैं। बैठ जा गोपाल बाबू, उठ ही जा।
काउंटर वैलिंग ड्यूटीज क्या होता है बेटा? मेरी तरफ देख ले बेटा, है देख, नीचे नहीं है, हाँ, मेरी तरफ देख। आई हाय, पेटवा में है मुंह में नहीं आ रहा है। नहीं, बचपन में यही तो कहते थे, और ये सर यहां है बस निकल ही नहीं रहा है, मारो एक बार जोर से मुक्का कहीं निकल जाए। गलत बात है यार, ऐसे मत किया करो। मैं भी पढ़ाता हूँ तो पढ़ाने में भी तो मेहनत लगती है ना, ऐसा तो है नहीं कि मेहनत ना लगती हो, है कि नहीं? ऐसा हो रहा कि यहाँ बैठे हैं, मालिश हो रहा है, आहा, अपने आप शब्द निकल रहे हैं, और तेज दबाओ, आहा, ऐसा तो है नहीं भाई, हमें भी मेहनत लगती है भाई, ऐसे मत क्यों। और मैंने जितने भी समझाए थे हर एक में एग्जाम्पल लेके समझाया था, अगर एग्जाम्पलों ध्यान रखोगे ना, कंसेप्ट अपने आप याद रहेगा, ऐसे मत करो। चलो, ओम सोच रहा होगा कि सर हमसे तो पूछो, बताते हैं, अभी हम पूछेंगे नहीं। चलो बैठ जा। तो हमने वेरिएबल में क्या आपको बताया था कि भाई जब भी हम कुछ सामान मंगा रहे थे और डोमेस्टिक प्राइस में उसका दाम जो है ज्यादा था, तो हम क्या करते थे, उस पर टैक्स लगाते जाते थे या नहीं लगाते? तो अब ऐसा भी तो सरकार कह सकती है कि सुन, इससे कम दाम में नहीं आना चाहिए, कह सकता है ये नहीं कह सकता? तो अब इससे कम दाम पे नहीं आ सकता, तो हमने कीमत को कंट्रोल कर लिया या नहीं कर लिया? प्राइस को कंट्रोल कर लिया या नहीं कर लिया? हार्ड मेजर्स या थ्रेट मेजर्स? क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी किस में आता है? हार्ड मेजर्स। तो लिखिएगा बेटा इसमें, स्टेप्स टेकन टू कंट्रोल और influence the prices of imported goods in order to support the domestic prices of certain products। क्या ऐसी ही बातें वहां पर लिखवाया था, नहीं लिखवाया था बेटा? मिनिमम सपोर्ट प्राइस लिखवाया था ना हमने, कि भाई जो हमारी डोमेस्टिक गुड्स की कीमत है उसको यथावत रखने के लिए, कम से कम उतना वैल्यू रखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? होगा या नहीं होगा? तो हमें अपने डोमेस्टिक प्राइस को बराबर रखने के लिए उस तरीके का काम करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता? तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज लगाते। तो यहाँ पे चार्ज तो नहीं लगाएंगे, हम सीधा क्या बोलते, इससे कम में गुड्स नहीं आना चाहिए। पहले क्या होता था, कम में भेज दो कोई दिक्कत नहीं, उतना हम क्या करेंगे, ड्यूटी चार्ज कर लेंगे। लेकिन अब पैसा तो लगा नहीं सकते, अब तो सिर्फ हम रूल्स लगा सकते हैं। तो रूल्स में क्या बोल दिया कि इससे कम में वो इंपोर्ट नहीं हो सकता। तो हमने किसको कंट्रोल करा बेटा? प्राइस को कंट्रोल करा या नहीं करा? तो वो चीजें आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये किसके अंतर्गत आ गया हमारा? प्राइस कंट्रोल। तीसरा लिखिएगा बेटवा, नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंसिंग एंड प्रोहिबिशंस। सबसे पहला हमने ऊपर में क्या लिखा था बेटा? इंपोर्ट कोटा। आपको लिमिट सेट कर दी थी हमने कि भाई इससे ज्यादा नहीं मंगाओगे। लेकिन अगर हम ये तुमको बोल दे कि सुन ना, तू मंगा ले, तुझे जितना दिल करे मंगा ले, लेकिन
अगर इतनी कॉमोडिटी तक मंगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, इससे आगे अगर मंगाओगे तो तुम्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा। लगा दिया ना बेटा स्टार टर्म्स एंड कंडीशन। हमने क्या बोला, तू दिल खोल के मंगा जितना मंगा सकता है, लेकिन इतनी क्वांटिटी तक ही, अगर इससे ज्यादा मंगाएगा तो तुम्हें क्या चाहिए, लाइसेंस ले ले, जितना मंगाना है मंगा। और लाइसेंस का फीस इतना ज्यादा कर देगा कि तुम बोलेगे रहने दे, इससे अच्छा है कि लिमिट तक ही मंगाओ, टेंशन फ्री रहो, क्योंकि उसमें ड्यूटीज फिर बहुत ज्यादा हो जाता है। याद है ना, टीआरक्यू के बाद ड्यूटीज कितनी ज्यादा हेवी हो जाती थी, हाई ड्यूटीज की बात कर देते हैं। भाई अगर तुमको लिमिट दे दिया तो लिमिट के बाद टैरिफ क्या होगा, बढ़ जाएगा ना, चार्जेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, टैक्सेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वही चीजें यहां पर आती है। तो जहां भी आप चाहे एक से मंगाओ या 10 अलग अलग लोगों से मंगाओ, मुझे उसमें कोई ऐतराज नहीं है, तुम 50 से मंगा लो, मैं नहीं रोक रहा हूं, तुम मंगाओ 50 से, लेकिन लिमिट तक। अगर लिमिट से ज्यादा जाएंगे तो उसके लिए तुमको क्या लेना होगा, लाइसेंस। जैसे अगर मैंने तुम्हें यह बोल दिया कि भाई 1000 यूनिट तुम मंगवा सकते हो, अब तुमने सोचा अच्छा 1000 यूनिट, तो ए से मंगा लेते हैं 900 यूनिट, 1000 के अंदर हुआ। बी से भी मंगा लेते हैं 900 यूनिट, 1000। अरे वो सुन ले, हमने टोटल बोला है 1000, वन और मोर। कि अगर तुम किसी से 300 यूनिट मंगाए, किसी से 400 यूनिट मंगाए, किसी से 200 यूनिट मंगाए, किसी से 100 यूनिट मंगाए, हो गया 1000। चारों को मिला के हो गया ना 1000, हो गया। अगर 5 माह से अब 100 मंगा रहे हो ना बेटा, पहले क्या ले, लाइसेंस ले। तो जितने भी समूह आएंगे उन सबको मिला करके क्या होगा बेटा, लिमिट तक होना चाहिए। उन सबको मिला के क्या होगा, लिमिट तक होना चाहिए, उससे बाहर की बातें नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान में रख लोगे ये भी बातें। तो इसके अंतर्गत क्या हो गया कि भाई जो भी हमारा कोटा है, जो भी हमारा लिमिट है, चाहे उसका सोर्स एक हो या अनेक हो, वन और मोर हो, एक हो या उससे ज्यादा, उससे हमें कोई ऐतराज नहीं है, बट उस लिमिट तक तो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। उस लिमिट से आगे बढ़ने के लिए पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। इस कंसेप्ट का मतलब यही है। ओके, तो चलिए, इसमें भी एक तरीके से क्या होगा, क्वांटिटी रिस्ट्रिक्टेड ना, एक तरीके से क्या हो गया, क्वांटिटी रिस्ट्रिक्टेड। तो क्वांटिटी रिस्ट्रिक्टेड किसके अंतर्गत, हार्ड मेजर्स के अंतर्गत। समझ में आ रहा है ना कैसे कैसे हम लोग मेजर्स को देख रहे हैं। तो लिख लीजिएगा, चलिए इसमें जरा कहता है, these measures are normally aimed at limiting the क्वांटिटी। तो लिमिटिंग द क्वांटिटी को अंडरलाइन कर लो, हो गया ना बेटा हार्ड मेजर्स, इसी को देख करके, लिमिटिंग द क्वांटिटी ऑफ goods that can be imported regardless of whether they originate from different sources or from one particular suppliers। तो यहां पर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज और फ्रॉम वन पार्टिकुलर सप्लायर्स को भी अंडरलाइन कर लेना। हमने यही बताया था ना, तुम चाहे तो एक से ही सारा मंगा लो या बहुत सारे लोगों से मिला लो, लेकिन आना कितना तक चाहिए बेटा, उस लिमिट तक ही ना। अगर उस लिमिट से आगे बढ़ोगे तो तुम्हें क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, चार्ज लगेगा। उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। बिना लाइसेंस के तुम लोग वो काम नहीं कर सकते। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा जरा, मैं समझा भी दूं इसको। कहता है टेक्सटाइल
may be allowed only on discretionary license by the importing कंट्री। भाई अगर तुम कोई भी बाहर से कपड़े वगैरह का बिजनेस कर रहे हो तो उसके ऊपर लगाया जाएगा ना लिमिट वाला सेट, ठीक है। तो कैसे, तो जैसे मान लो हमने यहां पर मान लिया ये है हमारा इंडिया, ये क्या है हमारा बेटा इंडिया। अब यहां पर अलग अलग कंट्री है, क्या है हमारा यहां पर अलग अलग कंट्री। यहां से भी इंपोर्ट हो रहा होगा, यहां से भी, यहां से भी, और हर एक जगह से इंपोर्ट हो रहा है, ये नहीं होगा। अगर मान लीजिए हमने लिमिट सेट कर दी है बेटा 1000, लिमिट कितना कर दिया हमने 1000 सेट किया, तो ये हमारे क्या हो गए सोर्स कंट्री हो गया या नहीं हो गया बेटा, ये हमारा क्या हो गया सोर्स कंट्री। भाई वो एक भी हो सकता है और अनेक भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही लिमिट हमने 1000 किया है, अगर एभव 1000 की बात करें हम लोग, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, तो आफ्टर लिमिट नीड टू लाइसेंस, कि 1000 से एभव तुमको अगर मंगाना है तो पहले क्या कर लो लाइसेंस ले लो, फिर तुझे जितना माना है मंगाते रहो। ओके, तो ये हमारा किसके अंतर्गत आएगा, नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंसिंग मेजर्स। ओके, डिफरेंट ना, लिमिट तक अलग था, लिमिट के बाद अलग, तो चेंजेबल। ओके, हो गया क्या, जरूरी ना, वो तो सरकार का नियम है ना, पहले तो ये कर दिया कि 1000 के बाद तुमको जरूरी है। अब उसमें भी हो सकता है बोलेगा 5000 तक के लिए ये है, 10,000 तक के लिए ये है, वो कर सकता है, वो गवर्नमेंट के ऊपर है, ठीक है। ऐसे अगर हो जाएगा फिर तो आदमी जो है एक ही बार में लाइसेंस लेके जितना मन हो उतना अनलिमिटेड नहीं हो सकता। तो लिमिट इसीलिए लाइसेंस नॉन ऑटोमेटिक का मतलब क्या बोलोगे, कि पहले लेना पड़ेगा तब काम होगा, ऐसा नहीं कि एक बार ले लियो चलता चला जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक वाह यो। अब मान लो तुम बंदूक रखने के लिए लाइसेंस ले लेते हो तो क्या पूरे भारत में घूम सकते हो, नहीं घूम सकते, उसका एरिया स्पेसिफाइड है, यहीं तक, बाहर जाना है पहले परमिशन फलाना ढेंगा, बहुत सारी चीजें हैं, समझ गए ना भाई वाह। मजा तो यहां भी नहीं आना, समझ में आ भी रहा है नहीं आ रहा है, लिख लिया है। टीबीटी मेजर्स क्या है, सामने देख के, सामने देखना मेरे, हाँ कॉपी वॉपी लेके आ, चल आगे बैठ, आजा। अभी भी मैं इधर समझा रहा था, नीचे पता नहीं किन चीजों में खोया हुआ है, आजा भाई। हाँ देखो तुम्हारे लिए सिंहासन लगा रखा है हमने अकेला। अरे यहाँ प्रजेंट नहीं बोलना है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो प्रजेंट सर का। आप भी अभी क्लास के बाद आके नाम लिखवा देना वहां पे, रजिस्टर पे लिख दो। कितने बता दिए बेटा, चौथा लिखो। समझ में आ गया ये थर्ड वाला, कि अगर सोर्स हमारा कोई एक हो या अनेक हो उससे मतलब नहीं है, लिमिट तक अगर आ रहा है तो ठीक है, लिमिट से ज्यादा के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, पहले
लाइसेंस, बिना लाइसेंस के काम नहीं आगे होगा। ओके, चलिए जी, फोर्थ नंबर, फाइनेंशियल मेजर्स। अब जरा देख लो, मान लो कि मेरा एकदम 5 मंजिला मकान है, यहां पर फर्स्ट फ्लोर पे हम रहते हैं, बाकी रेंट पे लगाने के लिए सोच रहे हैं। मानना है कुछ हो नहीं, है कि नहीं। रैन बसेरा में रहते हैं, यहीं पे जो साइड में है ना, तो रैन बसेरा एक है यहाँ पे आगे, उसी में रहता हूँ। सुबह सुबह नहा धोवा के एकदम रेलवे स्टेशन से आ जाता हूँ, फिर आपको पढ़ाने आता हूँ, फिर क्लास के बाद रैन बसेरा। तो फ्री में रहना, फ्री में खाना, कुछ लोग आते हैं कपड़े भी फ्री में फेंक ही देते हैं, तो वो भी पहन लेते हैं, तो काम चल जाता है नहीं। तो अब मान लेते हैं कि हमारा एक 5 मंजिला मकान है और एक फ्लोर पे हम रहते हैं और 4 फ्लोर हम क्या कर रहे हैं, रेंट पे लगा रहे हैं। अब वहां पर क्या हुआ, पीयूष आया रेंट पे लेने के लिए। अब हरकतें तो इसकी मैं पूरी अब वाकिफ हो चुका हूं, हरकतें तो अब कूट कूट कर देख चुका हूं मैं। अब मैंने सोच लिया इसको देना नहीं है। अब मना करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने सोचा कि कुछ अब नया तरीका ढूंढे। हमने बोला पीयूष, हाँ ले लो यार, ये रूम तो खाली ही है, मैं कितनों में रखूंगा, मैं कितनों में रहूंगा, तू एक काम कर, कौन सा फ्लोर लेना है वो ले ले, बस सिक्योरिटी हम ज्यादा नहीं लेते हैं, 5 महीने का लेंगे। अब ये घूम के बोलेगा नहीं देना तो पहले बोल देता यार। मैंने कुछ किया क्या, मैंने कोई उससे एडिशनल पैसे लिए हैं नहीं। हमने क्या करा, अपना रिस्ट्रिक्शन थोड़ा सा और हार्ड कर दिया। भाई मैं चाहता हूं कि ये मेरे यहां पे ना रहे, तो मैंने क्या बोल दिया कि 5 महीने का सिक्योरिटी क्या करना होगा, तुम्हें यहां पर रखना होगा, 5 महीने की सिक्योरिटी तुम्हें यहां पर देनी होगी। क्या करना होगा, 5 महीने की सिक्योरिटी तुम्हें यहां पर देनी होगी। हो लिया कांड, सारा काम खत्म। तो ये भी एक तरीके का रिस्ट्रिक्शन हुआ ना। तो कौन सा चोट, माल पानी का चोट, तो इसलिए इसको क्या नाम दिया गया बेटा, फाइनेंशियल मेजर। कि कभी भी हो सकता है कि भाई हो सकता है कि या तो एडवांस तुम्हें ज्यादा रखने के लिए बोल दे, या गवर्नमेंट ऐसे भी बोल देगा, ऐसा है तुम बाहर कितने डॉलर का मंगा रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए $1 की वैल्यू 150 रुपए। अब तुम तो बाहर करोगे 83 रुपए पेमेंट, गवर्नमेंट बोलेगा 67 रुपए मुझे दो, क्योंकि मेरे लिए तो $1 का मतलब कितना है, 150 रुपए। तो ये भी एक रिस्ट्रिक्शंस लग गया या नहीं लग गया। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग बेटा, फाइनेंशियल मेजर्स। ओके, तो चलिए जरा लिख लेते हैं इसमें भी, द objective of these measures is to increase the import costs by regulating the SS2 and cost of फॉरेन एक्सचेंज। ये मैं यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत पढ़ाऊंगा, फॉरेन एक्सचेंज पूरा का पूरा टॉपिक ही है, ठीक है। उसमें एक्सचेंज रेट के बारे में पूरा का पूरा बताएंगे, उसमें फॉरेक्स के बारे में बता करेंगे। तो फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंपोर्ट्स एंड टू डिफाइन द टर्म्स ऑफ पेमेंट। हाँ बेटा, थर्ड नंबर भी हार्ड मेजर्स है, पहला दूसरा और तीसरा तीनों क्या हो गया, हार्ड मेजर्स हो गया ना, क्योंकि वहां पर क्वांटिटी या फिर
प्राइस को कंट्रोल करने की बात करें तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमारा हार्ड मेजर्स के अंतर्गत आ गया। लेकिन यहां पर तो हमने क्या लिखा, कुछ और भी मेजर्स दे दिया है ना, ये तो हमारा प्राइस और क्वांटिटी से रिलेटेड नहीं है। ओके, तो क्या हो गया बेटा हमारा ये फाइनेंशियल मेजर्स। ओके, तो जहां कहीं भी हम लोग ये कहते हैं ना कि भाई हमारे लिए कुछ ना कुछ रिजर्व रखना, तो रिजर्व वगैरह क्या हुआ, एक तरीके का लिमिटेशन ही तो हो गया ना, तो वो हमारा फाइनेंशियल मेजर्स के अंतर्गत आ जाएगा। पांचवा लिखिए बेटा। क्या हुआ, नींद आ रही है इतनी जल्दी? मेजर्स affecting कंपटीशन। मतलब कंपटीशन को क्या करना बेटा, प्रभावित करना। कंपटीशन को क्या करना। अब बेटा मान लो कि कभी कभी गवर्नमेंट, इसमें दो तरीके की बात आगे चल के एक और नाम पढ़ेंगे, वो दोनों मिलता जुलता ही है। अब हो सकता है कि कभी कभी गवर्नमेंट बोल दे कि देख ऐसा है, यही 5-7 लोग ऐसे हैं जो कि खरीद बिक्री कर सकता, बाकी कोई और नहीं करेगा। हो गया ना लिमिटेशंस, हो गया ना रिस्ट्रिक्शंस। तो कंपटीशन को खत्म करने की भी बात हो सकती है, रिस्ट्रिक्ट करने की भी बात हो सकती है। हो सकता है नहीं हो सकता? तो चलिए जरा लिख लीजिए इसके अंतर्गत। These measures are aimed at granting exclusive or special preferences or privileges to one or few limited groups of इकोनॉमिक ऑपरेशंस। क्या यही बात समझाया था हमने कि लिमिट कर देगा ना कि इतने ही लोग कर सकते हैं। भाई अगर मान लो कि बहुत सारे लोग यहां पर हैं, छोटे मोटे चिरकुट लाल लोग हैं यहां पर, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। बाहर से क्या हो रहा है बेटा, इंपोर्ट हो रहा है। बाहर से क्या हो गया, इंपोर्ट हो रहा है। हमने बोल दिया कि भाई एक काम कर, ये दोनों तो नहीं होना चाहिए, तो हटा दिया ना उसको। अब यही ना कर सकता है काम, तो लिमिट कर देना, ये नहीं कर देना, लोगों को कम कर देना कि इतने ही लोग क्या कर सकते हैं, हमारा इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा किसके अंतर्गत आ गया बेटा, बताओ, कंपटीशन के अंतर्गत। ओके, कर सकते हैं कि भाई पहले 6 लोगों के बीच में कंपटीशन था, अब कितने लोगों के बीच रह जाएगा, 4। और अगर मान लो इसको भी हटा दिया तो अब कितने लोग रह गए। तो ये भी क्या कर रहा है, कंपटीशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, तो ये किसके अंतर्गत आ गया, मेजर्स अफेक्टिंग कंपटीशन। तो इसीलिए देख रहे हो ना यहां पर क्या लिखा है, प्रिविलेजेज टू वन और फ्यू लिमिटेड ग्रुप्स। ओके, तो यहां पर जो ये मैंने पर्सन बनाया, ये मतलब इंडिविजुअल पर्सन नहीं है, ग्रुप्स है। एक्स एंड कंपनी, वाई एंड कंपनी, जेड एंड कंपनी, कि भाई यही 3 कंपनी काम कर सकता है, बाकी किसी को और खरीदने का अधिकार नहीं है। ऐसा हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। ओके, चलिए समझ में आ गया यहां तक, मजा यहां भी नहीं आना। चलो लिखते हैं इसी बहाने पे 6ठा नंबर। समझ आ भी रहा है, पक्की बात बताना। लिखो 6th नंबर बेटा। गवर्नमेंट procurement policies, गवर्नमेंट
प्रोक्यूरमेंट पॉलिसीज। प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है बेटा खरीदना। अब गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे मान लो यहां पर बहुत सारे अनाज होते हैं तो सरकार खरीदती है नहीं खरीदती। अब सरकार बोल देगा ना भाई सभी अनाज उसको बेचो, हम तो उसी से सिर्फ खरीदेंगे। ऐसा हो सकता है ये नहीं हो सकता? लिमिट कर सकती है गवर्नमेंट, ये नहीं कर सकती। अभी तो इंपोर्ट के लिए था, अब गवर्नमेंट अपने खरीदने के लिए लिमिट कर दिया, तो ये भी काम हो गया। ये दोनों एक ही तरीके का था, मिलता जुलता। ओके बोलिए। इंपोर्ट कोई भी कर ले, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला मैं तो खरीदूंगा सिर्फ इसी से, तो बाकी अपने आप रिस्ट्रिक्ट नहीं हो गया कि हम खरीद के करेंगे ही फिर क्या। समझ गए? तो रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया ना, ये हो गया। नहीं ना, जब यहाँ गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस दिया तो गवर्नमेंट ना, मार्केट वाला अभी तक तो ऊपर पड़ ही रहे थे ना, अभी तक मार्केट वाला था। इसमें अब किसके ऊपर लगाया मैंने? गवर्नमेंट से रिलेटेड। तो हर एक चीज का अलग अलग फेज है ना, सब मिलाकर के नहीं ये टॉपिक बना। तो लिख लीजिएगा बेटा इसमें गवर्नमेंट क्या हुआ, या यस। अभी समझाएंगे ना बेटा, बिना समझाए कहां बढ़ रहा हूं मैं। लिखो गवर्नमेंट may give preferences, गवर्नमेंट में गिव प्रेफरेंसेज। गवर्नमेंट क्या देगा बेटा? प्रेफरेंस देगा। किसको? किसी इंडिविजुअल्स को, किसी ग्रुप्स को, सभी को नहीं दे देगा प्रेफरेंस। तो गवर्नमेंट में गिव प्रेफरेंसेज टू द लोकल टेंडर्स rather than फॉरेन टेंडर्स। ये भी एक लिमिटेशंस हो गया, ये नहीं हो गया भाई। गवर्नमेंट ने टेंडर्स निकाला, पहले ही बोल देगा कि इसमें कोई भी फॉरेनर टेंडर वाला जो है अप्लीकेबल ना हो, सिर्फ और सिर्फ लोकल वाले को हम दे सकते हैं। तो हो गया ना रिस्ट्रिक्शंस बेटा। ओके, अब एग्जांपल देने की जरूरत, ठीक बा, कि भाई हो सकता है कुछ गोरे लोग भी हो यहां पर, है कि नहीं, और कुछ मेरे जैसे भी लोग हों यहां पर, काले वाले। ठीक है, ये हो गया इंडिया गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, ना 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 गोरखा से हमको कोई संबंध नहीं है, हम इंपोर्ट खरीदेंगे किससे हैं? कलवा से खरीदेंगे। ठीक है, तो ये हो गया लोकल और ये हो गया फॉरेन ट्रेडर्स। बढ़ावा देना, तो ये भी इसके अंतर्गत है क्या ना। वोकल फॉर लोकल याद करो ना, सीधा एग्जांपल मैंने इससे पहले लिया हुआ था। वोकल फॉर लोकल सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका। ठीक है, पर मजा तो फिर भी नहीं आएगा। नेक्स्ट करें। लिख भी रहे हो या नहीं लिख रहे हो? लिख लिया सबने? 7th नंबर, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। देखो बेटा नाम में ही लगा हुआ है, ट्रेड से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड अगर किसी भी तरीके का कोई भी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस हो सकता है। तो हम अलग अलग लाइन लिखाते जा रहे हैं, उसी के माध्यम से समझ में भी आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। इसमें तो सीधा व्यापार है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो रिस्ट्रिक्शंस लगेगा। हो सकता है
कितना रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं उसके ऊपर भी, कि भाई क्या बाहर से मंगाए, क्या हमको यहां से खरीदना पड़ेगा, है कि नहीं भाई। फिनिश गुड्स अगर बाहर से मंगवा रहे हैं तो कितना मैक्सिमम मंगवा सकते हैं ये भी देखना पड़ेगा। पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो कितना बाहरी हो कितना अंदरूनी हो, ये भी हमें अलग अलग तरीके का रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है गवर्नमेंट या नहीं लगा सकता है। भाई गवर्नमेंट ये बोल देगा ना ऐसा कर, तू जितना बिजनेस करना है कर ले, लेकिन तुमको जो रॉ मटेरियल लगेगा उसका 30% इंडिया से खरीदना पड़ेगा। तो मतलब मैक्सिमम बाहर से तुम 70% ही मंगा सकते हो या नहीं लगा, ये भी एक तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं हो गया। ओके, तो चलिए जरा लिख लेते हैं इसमें। कहता है requirements to use certain minimum levels of locally made components। मतलब बेटा यहां पर हो गया कि भैया डोमेस्टिक कंपोनेंट्स चाहिए तुम्हारे पास, तो कुछ ना कुछ तुमको मिनिमम क्या करना होगा, डोमेस्टिक कंपोनेंट्स खरीदना पड़ेगा, इंडियन कंपोनेंट्स की जरूरत होगी। फिर कहता है रिस्ट्रिक्टिंग द लेवल ऑफ इंपोर्टेड कंपोनेंट्स। बाहर से कितना तुम कॉमोडिटी खरीदोगे इस पर भी रिस्ट्रिक्शंस लग गया या नहीं लग गया। तो बाहर से रिस्ट्रिक्शन इसका मतलब मिनिमम तुमको इंडिया का खरीदना ही पड़ेगा, मतलब ये भी रिस्ट्रिक्शंस हो गया। बेटा कंपोनेंट्स का मतलब होता है रॉ मटेरियल्स, इस बात को याद रखना, अर्थात इंटरमीडिएट गुड्स। कंपोनेंट्स का मतलब होता है रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट, मतलब जिससे आगे प्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए यहां पर इसको फिनिश गुड्स मत समझना, मैंने इसलिए ऊपर में पहले आपको समझाया था कि रॉ मटेरियल इंडिया से तुमको इतना मिनिमम खरीदना पड़ेगा, ये हमने लिखा है। या ये कह दें कि मैक्सिमम बाहर से तुम इतना मंगा सकते हो, दोनों का मतलब। अगर ये हम बोलते कि 30% तुमको यहां से खरीदना पड़ेगा, या यूं कह दे कि तुम मैक्सिमम 70% बाहर से खरीद सकते हो, दोनों का मतलब है कि ये दोनों लाइन उसी को बता रहा है। सिर्फ कंपोनेंट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस, और भी तो चीजें हैं। तो चलो लिखिए बेटा, लिमिटिंग द परचेज और यूज ऑफ इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स। और जैसे ही प्रोडक्ट्स आए तो फिनिश गुड्स हो गया या नहीं हो गया बेटा, बोलो। प्रोडक्ट्स का मतलब क्या हो गया, फिनिश गुड्स ना। कि मान लीजिए कि कोई एक मिस्टर चिरौंदी लाल है, जैसे एलन मस्क है अभी, वो भी चाहता है कि इंडिया में टेस्ला का व्यापार करे, संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला बनाना यहीं पड़ेगा तभी बेचने दूंगा। ये बोल रहा है कि नहीं मैं तो चाइना में बना रहा हूं, मैं तो सिर्फ गुड्स मंगा के यहाँ पे बेचूंगा। बोला ना, ई ना चोलबे भाई, गुजराती है वो, तुम बड़े बिजनेसमैन हो वो अलग बात है, वो गुजराती उसके खूने में बिजनेस है कि नहीं। अभी मैं कल या परसों में न्यूज पढ़ रहा था, उसमें क्या हुआ कि बैंकॉक के लिए एक फ्लाइट निकली थी यहाँ से, सूरत से, ठीक है, और लगभग 300 पैसेंजर थे उसमें, 1,80,000 का दारू पी गया। और फ्लाइट में जो अटेंडेंट थे उन्होंने बोला कि ऐसा पहली दफा हुआ है कि जितना शराब रखा हुआ था वो सब खत्म हो गया। भाई वो गुजराती है, प्योर बिजनेस माइंडेड होता है। मोदी नहीं पी गया बेटा, गुजरात का मतलब सिर्फ मोदी नहीं होता है, मोदी में तो एक नीरव मोदी भी है जो पैसा लेके भाग गया, है कि नहीं। बताओ, हमने गुजरात बोला है मोदी, तो मैंने क्या बोला, मोदी ने पी लिया। नहीं, मैं देख रहा था, मुझे हंसी आ रही थी उस न्यूज पढ़ने में। अरे मतलब खतरनाक है भाई। क्या हुआ, हाँ तो इसलिए बाहर का तो फायदा उठा सकता है ना भाई, है कि नहीं। वो तो मैं भी जब
परसों एयर इंडिया से आ रहा था तो मुझे बस खाना ही ऑफर किया गया, कुछ भी ऑफर करता मतलब आप फ्री में है दे सकते हो, है कि नहीं। एयर इंडिया में जो है मील फ्री में देता है, मुझे भूख थी नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि टिकटवा का पैसा तो वो ले चुका है, कम तो करेगा नहीं, तो छोड़ू क्यों, मैंने ला। फिर उसने पूछा सर वेज और नॉन वेज, मैंने बोला वेज तो सस्ता होता है, नॉन वेज महंगा है, वही ला। सर आइसक्रीम लेना चाहेंगे, मैंने बोला मना कब करा, लेके आ। फिर पानी एक बोतल दिया था इतूसा, वो 100-200 ग्राम होता है उसमें, 200 ग्राम वाला शायद रहता है, 200 ml वाला। मतलब इससे हमारे जैसे प्रजाति को क्या होगा। मैंने गटकने के बाद बोला और नहीं मिल सकता, यस सर मिलेगा, मैंने लेके आ 2-4, 6 पी गया मैं 2 घंटे में, क्यों छोड़ू भाई। भाई फ्री में जहर छोड़ के कुछ भी मिले कंज्यूम कर लो, जहर मिले लेके रख लो, किसी के काम आएगा, छोड़ना कुछ नहीं है, ठीक है ना। चल उसी तरीके से बेटा ये जो ज्ञान मिल रहा है ना, इसको भी ले लो, लेकिन ज्ञान के टाइम में तो आप लोग सीधा बोलते सर इसको छोड़ के बाकी चीज दे दो ना, बरोबर से। पता नहीं मुझे इसको देख रहा हूं और गुस्सा आ रहा है। नहीं बात वो नहीं कि गुस्सा क्यों आ रहा है, बात ये है कि इसकी हरकतें ऐसी हो रही है, बिना बताए एब्सेंट होना, कोई भी चीज प्रॉपर नहीं करना, क्लास जो है कभी कभी देर से भी आना, जैसे कल ही, हाँ कल ही की बात है, 10:10 पे एंट्री मारे थे भाई साहब, मैंने रोका भी था बाहर, अच्छा इतनी जल्दी। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है अगली क्लास के लिए पहले आ गया हो, लेट थोड़ी ना हुआ था, नेक्स्ट क्लास 11:30 से थी, 10:10 में आ गया तो भाई 1 घंटा 20 मिनट पहले है वो, मैं लेट कैसे बोल दूं, तो बिफोर नेक्स्ट क्लास। तो इसमें गुस्सा नहीं आएगा तो बता दे, आप देखते होगे कि जो बच्चा एब्सेंट होता है मैं थोड़ा सा उसके प्रति घृणा प्रकट करता हूं, आपको बुरा लगे अच्छा लगे वो जो भी हो, मुझे इरेगुलर बच्चे पसंद ही नहीं है। अच्छा एक बता, मैं अगर हर सप्ताह एक क्लास अपनी कैंसिल कर दूं तो आप ही एक दिन नहीं बोलोगे कि सर आप तो बहुत छुट्टी करते हो, बोलोगे या नहीं बोलोगे। आपने देखा होगा पिछले जब मैं वीक में पढ़ा रहा था, खांसी हो रही थी, मैं पानी पी पी के भी पढ़ा रहा था ही नहीं, मैंने तो छुट्टी ना करी। आप अभी ये हाफ चप्पल पहन के आ रहे हो ठंडी में, तो क्या आपको ठंड नहीं लगेगी, तबीयत खराब नहीं होगा, तो आप तो जानबूझ करके बुलावा दे रहे हैं जल्दी से बीमार पड़ के 2-4 घंटे सो सके। तो मैं कोई गलत कह रहा हूं तो बताओ, तो इस पे क्यों नहीं गुस्सा आएगा भाई, किसी पे भी, मैं सिर्फ इसी की बातें नहीं कर रहा हूं। आप देखते होंगे कि जो बच्चे बराबर एब्सेंट होते मैं उससे सीधी बात करता ही नहीं हूं, कभी ना कोई उल्टा में कमेंट मार ही देता हूं, मुझे नहीं पसंद वो चीजें। भाई जिस दिन एग्जाम होगा आपका, मान लीजिए आईसीआई का, क्या उस दिन बोल दोगे कि आज मेरी तबीयत खराब है नहीं जाऊंगा, तो हर दिन आप एग्जाम समझ करके क्यों नहीं पढ़ सकते कि आज मेरा एग्जाम है मुझे ये 4 घंटे देने हैं, 24 घंटे तो यहाँ पे नहीं बैठा रहा हूं ना, 9 से 1 मैक्सिमम, 20 घंटा तो आपके अपने हैं, 20 घंटा तो अपने हैं ना, आप जो भी आपको प्रॉब्लम है जो भी है दवाई दारू है सब उस 20 घंटे में करो ना यार, लेकिन सारी काम बच्चों को निकल के आ जाएंगे 9 से 1 के बीच में, तो क्यों नहीं गुस्सा आएगा। मैं अपने घर गया, क्या मैं 2 दिन रह नहीं सकता था क्या, कोई मना कर देता मुझे। मैं शाम में 3:35-37 पे घर पहुंचा हूं, सुबह 6 बजे घर से निकला हूं। आप सोच लो इतने घंटे के लिए मैं अपने घर गया था, ट्रेन के टिकट में दिक्कत हो रही थी तो फ्लाइट का टिकट बुक किया ताकि मैं जल्दी पहुंच सकूं, ताकि अगले दिन अगर क्लास है, क्योंकि कल के दिन में फीडर होती है, अगर नए बच्चे आए तो मैं उसको पढ़ा सकूं, और कल मैं अपने टाइम पे था यहाँ पर। तो मैं उस लेवल पे हूं जहां पर मैं एक आध दिन छुट्टी भी करूं तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, तब मैं छुट्टी नहीं करना चाहता। तो आप तो अभी उस लेवल पे जहां आपको अपनी कैरियर बनानी है, अपनी जिंदगी बनानी है, आप कैसे एब्सेंट हो सकते हो। सोच के देखो ना इस बात को, अगर मैं कहीं से भी गलत बोल रहा हूं तो मुझे बताना। लेकिन हम जाने अनजाने उस माहौल में हैं कि अपने आप को थोड़ा सा इरेगुलर कर दे रहे, नहीं करना है भाई, चाह के भी नहीं करना, हमें चाह के भी नहीं करना है, क्यों होंगे हम एब्सेंट। ओ तबीयत खराब 1 बजे के बाद होना, मैं तो अभी जाऊंगा। मैं देखता हूं कभी कभी जब ठंड थोड़ी सी बढ़ जाती तो बच्चे थोड़े से एब्सेंट होने शुरू होते हैं कि सर आज दिक्कत होगी, 2 दिन तुम उठो ना,
तीसरे दिन देखते हैं कौन सा ठंड लग जाता है, संभव ही नहीं है। शुरू में एक आध बच्चे थे इसमें जो बोलते थे सर सवेरे उठ नहीं पाते हैं, और मैं अब देखता हूँ वो रेगुलर आ रहे हैं। क्यों? जब उठने की कोशिश की होगे तब तो उठ पाए होंगे ना। मैं रात के कितने बजे भी सोऊं, मैक्सिमम 6 AM मुझे अपना बेड छोड़ना ही है, चाहे मैं 4 बजे सुबह क्यों ना सोऊं। अपने माइंड को उस अनुसार सेट कर रखा है तब ना आंखें खुल जाती है। मेरी क्लास तो 11:30 बजे से होती है, लेकिन मैं 8:45 बजे बाहर रिसेप्शन पे रहता हूं। आप अपने अंदर जब तक वो डिसिप्लिन नहीं लाएंगे ना, काम नहीं चलता। मैं कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूं, मैं कोई सीए नहीं हूं यहां पर, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिससे ज्यादा सैलरी है मेरी। अपने डिसिप्लिन की बदौलत, अपनी मेहनत की बदौलत। अगर इतने लोगों के बीच में अपना स्पेस बनाया है तो अपनी मेहनत की बदौलत, अपने डिसिप्लिन की बदौलत। और आप अभी स्टूडेंट लाइफ में है, तो अगर आपके अंदर अभी डिसिप्लिन नहीं आएगा तो आप क्या उम्मीद कर सकते हो कि इन फ्यूचर आपके लिए अच्छा होगा? कहां से होगा? अभी फाउंडेशन है, इंटर है, फाइनल है, अभी आपको बहुत झेलना है इस जिंदगी में। तो थोड़ा सा ये सब चीजें अपने अंदर रखो, इन सब चीजों को बुरा लगाओ दिल से, तभी काम बन पाएगा। अपने अंदर ये गांठ बांध लो भैया कि इन एनी हो हमको क्लास तो जाना ही जाना है। भले उसके बाद आप होमवर्क नहीं कर पाओ, लेकिन जब क्लास में आप बैठते हो ना, तो टीचर के द्वारा जो कही गई बातें होती ना, उसमें कौन सी काम की आ जाए आपके एग्जाम के पर्पज से, वो कोई नहीं जानता। आप कितना भी वीडियो देख लें, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा जो फेस टू फेस क्लास में होती है। आप कितना भी, जो बच्चे लाइव क्लास कर रहे हैं ना, लाइव क्लास का अलग मजा होता होगा, जब रिकॉर्डिंग देखता होगा तो अलग मजा होता है। रिकॉर्डिंग में कभी कभी होगा, अच्छा सर अभी लग रहा है कुछ बात करें, चलो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेते हैं आगे। हो सकता है इसी बीच में कोई ऐसी बातें हमने करी हो जो अच्छी बातें हो, लेकिन क्या अभी हम फेस टू फेस क्लास या जो लाइव क्लासेस चल रही है इसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। यही चीजें एक अंतर हो जाती है भाई। मैंने 1000 बार बोला कि एब्सेंट हो तो लाइव क्लास में जरूर जुड़े, वो फिर एब्सेंट नहीं माना जाता। मैंने क्लास में बोला था ना कि अगर कोई बच्चा एब्सेंट भी होगा बट अगर फेस टू फेस में लाइव होगा तो मैं उसका अटेंडेंस बनाऊंगा। क्यों बोला था? इसका मतलब वो मान के चलो कि वो फेस टू फेस प्रेजेंट है। वीडियो बैकअप वो मायने नहीं रखता है। एब्सेंट हम तब तक नहीं होंगे जब तक बहुत ही ज्यादा कोई एक्सेप्शनल वर्क ना आ जाए, और अभी स्टूडेंट लाइफ में तो मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कोई भी एक्सेप्शनल वर्क है। घर वाले कभी बोलते हैं झाड़ू पोछा करके जाना, चाय भी बनाने बोलते होंगे तो बोलते होंगे सीधा कि हमें चाय बनाना नहीं आता, बना के दे दोगे तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। बहुत सारे बच्चे तो पीजी में ही रहते होंगे, और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना। तो थोड़ा सा इन सब बातों को ध्यान में रखो, आप ही के लिए फायदेमंद होगा आगे चल के। तो पहले हमने क्या बोला था कि भाई जो डोमेस्टिक कंपोनेंट्स होगा उसके ऊपर लिमिट लगाएंगे, बाहर से जो कंपोनेंट्स आ रहा है उसके ऊपर, मतलब जो भी रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड्स है उसके ऊपर लिमिट लगाएंगे। बाहर से कितने फिनिश्ड गुड्स हो सकते हैं प्रोडक्ट, उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे। तो ये काम, तो अगर मान लीजिए कि मिस्टर चिरकुट लाल का काम है बेटा यहां पर कार बनाने का, क्या बनवा रहा है ये? मान के चलो कि कार ही है, डब्बू जैसा लग रहा है वो अलग बात है, ठीक है। ठीक है, चलो अब ये जो कार बनेगा भाई, तो हमने बोल दिया कि देख ले भैया 30% डोमेस्टिक कंपोनेंट्स होगा, तो 70% क्या हो जाएगा बेटा? हो सकता है ये नहीं हो सकता? मान लो तुम डायरेक्ट यही कार ही मंगाना चाह रहे हो बाहर से, तो लिमिट कर देगा ये नहीं कर देगा, रिस्ट्रिक्शंस लगा देगा या नहीं लगा देगा? तो ये बातें ध्यान में रखना है, किसके अंतर्गत? इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत। ओके, कि कितना हमारा बाहरी आ सकता है, कितना कम से कम हमारा घरेलू रहेगा, ये रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट लगा दिया। तो कोई एडिशनल टैरिफ चार्ज नहीं किया, कोई भी एडिशनल टैरिफ चार्ज नहीं किया, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया ना भाई, लिमिट कर दिया ना उसको। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये कौन सी कहानी थी बेटा हमारी? सातवीं ना? तो ये 7 बातें मैंने आपको, और 2 उधर, 9 बातें आज आपको पढ़ाई है।
इसको घर पे एक बार रिवाइज कर लेना, इसको एक बार घर पे रिवाइज कर लेना, फिर अगली क्लास में इस टॉपिक को ही पूरा का पूरा हम लोग खत्म कर देंगे, ये चैप्टर ही हम लोग खत्म करेंगे, ये जो यूनिट है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। कल तो लॉ और अकाउंट्स की क्लास है, हम मिलेंगे फिर परसों 11:30 बजे। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। हमें झेलने के लिए और बाबा का प्रवचन सुनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।